हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। स्वागत आप सभी का हमारे स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो हमने 80 प्लस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर। काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके करंट अफेयर में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बनते, बहुत खौफ रहता है करंट अफेयर का। इस वीडियो के बाद उनका खौफ दूर हो जाएगा। ये वीडियो सीरीज रहेगी करंट अफेयर की, जिसमें हमारा टारगेट 80 प्लस का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और करंट अफेयर ही एज देगा आपको। बाकी सारे कैंडिडेट ऑलमोस्ट सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर हर किसी का वीक रहता है। तो अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो ये मान के चलो कि आप बाकी सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे आगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रखे हैं, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। बायलैंग्वेज मैं खुद उनको रखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है, डेज से हमेशा क्वेश्चन बढ़ता है, कमीशन हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको पता है तो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी लेवल का पता लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कहां पे है। ठीक है, उसके बाद तो मैं डिस्कस करूंगा ही। तो वर्ल्ड सी ग्रास डे बनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं मार्च के अंदर जितने भी डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, तो पहला है 1 मार्च। देखो 1 मार्च के लिए दो इंपॉर्टेंट डे हैं। पहला तो है वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन, एंड सेकंड है वर्ल्ड सी ग्रास डे, जो हमने अभी नोट डाउन किया, सी ग्रास डे। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर के नोट्स बना रखे हैं तो आप उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बना रखे हैं तो आपको ये जो क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, फिर आ जाता है 3 मार्च। देखो आपको एक दिक्कत कंफ्यूजन ये होगी कि इनको याद कैसे रखें। तो मार्च से देखो हम रखेंगे एक वर्ड की वर्ड मारना। ठीक है, मारने से ही हम सारी की सारी चीजें नोट डाउन करेंगे। देखो 1 मार्च, भाई जीरो डिस्क्रिमिनेशन। भाई किसी एक पर्सन को मारना डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। उस पर्सन को कहां पे मारा गया? सी ग्रास के अंदर, यानी सी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 मार्च, 3 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे। ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे, चाइल्ड डिफेक्ट डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि 3 चाइल्ड, ठीक है, जिनको हियरिंग का डिफेक्ट था, वो कहां पे चले गए? वाइल्ड लाइफ में। और उन्होंने फिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यानी मार्च, फिर मारना, वहां पे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे कि दे आर डेड, यानी मारना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अंदर। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फिर ये सारी चीजें ना हो तो हम एक सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, यानी 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, और 8 मार्च तो सभी को पता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, देन 9 या 10 मार्च। देखो 9 या 10 दो डेट मैंने इसलिए लिखी है, जो मार्च का सेकंड, ठीक है, सेकंड वेंसडे होता है, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे। देखो ये नो स्मोकिंग डे और वर्ल्ड जो नो टोबैको डे है उससे अलग है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 31 मई को। ठीक है, तो ये उससे अलग है। नेक्स्ट है 14 मार्च, इसमें हम मनाते हैं पाई डे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए मैं आपको एक खास बात बताऊं। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 14 से हो गया 14 डेट और 3 से हो गया मार्च। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है उसी के वैल्यू पे ही इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस डे को यूनेस्को क्या मानता है? इंटरनेशनल डे फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको आने वाले एग्जाम में वैसे के वैसे देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, और 14 को ही हम सेलिब्रेट करते हैं क्या?
इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स, एक्शन फॉर रिवर्स, ठीक है। फिर आता है 15 मार्च। 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। फिर आता है 18 मार्च, क्या? ऑर्डेंस फैक्ट्री डे। ये आपने सारे के सारे अपनी जो नोटबुक उसमें नोट डाउन कर लेने हैं। देन आता है 20 मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे और फ्रेंच लैंग्वेज डे, फ्रेंच लैंग्वेज डे। इसमें जो लैंग्वेज है, जो हम लैंग्वेज सेलिब्रेट करते हैं कब? इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 फेब को। ये इंपॉर्टेंट है, जब दो सिमिलर दिखने वाले डे होते हैं वो अलग अलग डे, आपको उसकी डेट याद रखना बहुत जरूरी है। देन 21 मार्च, क्या? इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे, या फिर ये एग्जामिनर ये पूछ सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। देन आते हैं 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड वाटर डे की थीम डे, उसकी थीम क्या थी वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 22 के बाद 23 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा डे? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है। और इसी दिन हम शहीदी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, शहीद दिवस, ठीक है। देन आता है 24 मार्च। 24 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम? वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। देन 27 मार्च, वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनते थे मार्च में, मैंने इसमें बता दिया आपको, सिर्फ 2 स्लाइड्स के अंदर। आपने ये नोट डाउन करने हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनएसजी, एनएसजी के डीजी किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएसजी से आपने ग्रुप डी में भी देखे होंगे क्वेश्चन बने थे। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि एनएसजी से हरियाणा का डायरेक्ट लेना देना है। क्या है? देखो, जो एनएसजी है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 16 अक्टूबर 1984। 1984 ये साल आपको याद होगा कब? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ब्लू स्टार। जब सिख रायोट हुए थे उसके बाद स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था, स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पीएम को, ठीक है। तो 16 अक्टूबर इसको गठन हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में ये आती है। इसके अलावा देखो, जो इंपॉर्टेंट है जिससे हरियाणा को लेकर क्वेश्चन बनते हैं वो है हेडक्वार्टर से। इसके 2 हेडक्वार्टर हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और जो दूसरा है ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, वो कहां पे है? वो है मानेसर के अंदर। इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के अंदर, भाई एनएससी का जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कहां पे है। तो एग्जामिनर इन फ्यूचर इसकी डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि पहले भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है, किसान आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, एचपीएससी का गठन कब हुआ, तो एनएसजी का गठन भी वो पूछ सकता है। तो 16 अक्टूबर 1984, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या इसका आंसर पता था। अगर आपको पता था तो मतलब ये है कि आप अवेयर हैं आपके सराउंडिंग से, ठीक है। तो इनका डीजी किसने अपॉइंट किया गया है? दिलजीत सिंह को, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। और इन द एंड आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। तो तावी फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तावी, तावी एक रिवर का नाम है, ठीक है, तावी, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की। चेनाब आपको पता है सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। जब भी हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो इंडस, हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो चेनाब उसकी सबसे बड़ी रिवर है और चेनाब की ट्रिब्यूटरी है तावी। तो इन फ्यूचर एग्जामिनर ये पूछ लेगा, और डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा तावी फेस्टिवल, ये पूछ लेगा कि भाई तावी किसकी, किस नदी की उपनदी है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहां पे सेलिब्रेट हुआ? जम्मू के अंदर। ये वो चीज है, अप्रोच मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जर्नल अवेयरनेस की। मतलब जो चीजें करंट अफेयर में है, एग्जामिनर डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, उससे रिलेटेड मिलती जुलती चीजें पूछ लेगा, जैसे तावी रिवर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेज, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा ये किन दो कंट्रीज के बीच हुई है? ये हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच। काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे लगाया गया? ये भी डायरेक्ट हरियाणा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। हरियाणा करंट अफेयर क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि कहां पे? हिसार के अंदर लगाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो एम्फेसाइज कर रही है किस पे? ग्रीन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो जितनी भी इससे जुड़ी हुई चीजें है ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमने टारगेट लिया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर, जो 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, कि हम जीरो कार्बन इमिशन कर देंगे। जीरो कार्बन इमिशन, जीरो कार्बन कब? किस ईयर तक? 2070 तक। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्जाम के, इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट एएसटीडीएस टग कहां पे इनॉग्रेट किया गया और उसका क्या नाम है? इसको तो 5 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लो आप, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन सा एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सेंटर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो उसका नाम क्या है? तो देखो टग की बात करूं, जैसे समंदर होते हैं, समंदर में बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी शिप्स हैं। तो क्या होता है, जैसे आपने एरोप्लेन्स को देखा होगा, जब भी एरोप्लेन आके एयरपोर्ट पे रुक जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से हैंगर तक ले जाने के लिए गाड़ी का यूज किया जाता है। एक छोटी सी गाड़ी होती है, छोटी सी गाड़ी, वो आपने देखी भी होगी, एयरप्लेन के आगे लगा के टोचन करके उसको लेके जाते हैं। सेम चीज होती है ओशन के अंदर, सी के अंदर, तो उन वेसल्स को बोला जाता है टग। ठीक है, उन वेसल्स को, यानी टोचन करने के लिए, जो बड़ी बड़ी शिप्स है उनका टोचन करने के लिए जो टग का यूज होती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब ग्रीन टग्स की तरफ एम्फेसाइज कर रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो उसका क्या नाम है? पहले ओशन ग्रेस। ठीक है, और ये कहां पे पहला जो इनॉग्रेट किया गया? ये पैरादीप पोर्ट पे। ठीक है, पैरादीप पोर्ट। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि पैरादीप पोर्ट किस स्टेट में है। ठीक है, तो पहली वुमन स्नाइपर किसकी? बीएसएफ की। किन्हें अपॉइंट किया गया है? वो कौन बनी है? सुमन कुमारी। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखो बीएसएफ, बीएसएफ बीएसएफ के पर्सपेक्टिव में भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी डेट कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है। एक हमने एनएसजी डिस्कस कर ली है, ठीक है, दूसरी हमने डिस्कस कर ली है बीएसएफ, और अगर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो हम बाकी भी डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन ये कितने स्टेशनों को मिला? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 150 स्टेशनों को मिला है। ये कौन प्रोवाइड करता है? ये FSSAI। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बॉडी, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैंने करंट अफेयर में ही डायरेक्ट उसकी बैकवर्ड लिंकेज कर दी है, यानी कि करंट अफेयर से भी हम पॉलिटी भी पढ़ लेंगे। तो देखो नागालैंड को कोल माइनिंग रेगुलेट करने के लिए ऑब्स्टैकल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि स्पेशल पावर मिली है नागालैंड को। आपने एक चीज पढ़ी होगी, आर्टिकल 370, आपने आज तक सिर्फ ये पढ़ा होगा, ये स्पेशल आर्टिकल, स्पेशल स्टेटस देता है सिर्फ जम्मू कश्मीर को, और जो कि 2019 में एब्रोगेट भी कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा आपने बाकी जो स्पेशल स्टेटस है वो मैं बता देता हूं, बाकी अदर स्टेट्स को भी मिले हैं। 371A आर्टिकल ये किसको देता है? नागालैंड को। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर यही हो गया 371A। ठीक है, 371B किसको देता है? असम को। 371C किसको देता है? मणिपुर को। 371D किसको स्पेशल स्टेटस देता है? अरुणाचल, आंध्र प्रदेश को, सॉरी आंध्र प्रदेश को। फिर है 371E, ये देता है एक स्पेशल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। देन 371F ये देता है सिक्किम को। देन है 371
जी ये देता है मिजोरम को। देन है 371 एच, ये देता है अरुणाचल प्रदेश को। देन है 371 आई, ये देता है गोवा को। देन है 371 जे, ये देता है कर्नाटका को। ठीक है, सिर्फ 377 आर्टिकल नहीं है, अब 80 प्लस के लिए आपको ये भी करने पड़ेंगे। ठीक है, 80 प्लस के लिए तो यही ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये है स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार किसी भी कानून को डायरेक्ट वहां पे लागू नहीं कर सकती, वहां की जो लोकल अथॉरिटी है यानी ग्राम सभा, उससे परमिशन लेने के बाद वहां पे चीजें इंप्लीमेंट करी जा सकती है। मान लेते हैं केंद्र सरकार कोई प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो उसको वहां के राज्य से जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है ना, ग्राम सभा से, वहां से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये है स्पेशल स्टेटस। ठीक है, तो 2027 की जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है वो कहां पे होगी? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कौन करवाता है? वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल करवाती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, फिर बीच में ये ट्रेंड बंद हुआ, अब दोबारा से फिर एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो 2027 की कहां पे होगी? बीजिंग के अंदर होगी। ठीक है, 2027 की कहां पे होगी? बीजिंग में। ठीक है, हर 2 साल बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होती है। 2025 की कहां पे होगी? टोक्यो के अंदर। ठीक है, और जो 2023 की कहां पे हुई है? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट यानी हंगरी में। ठीक है, अभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? आज तक इंडिया को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिर्फ 3 मेडल मिले हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों है इंडियन एथलीट्स की। 3 मेडल कब? 2023 में इंडिया को पहला गोल्ड मिला था, वो भी किसके द्वारा? हमारे हरियाणा की शान गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, 2012 में उन्होंने पहला सिल्वर मेडल जीता था, किन्होंने? नीरज चोपड़ा ने। और इससे पहले 2003 में सिर्फ एक ही ब्रॉन्ज सॉरी एक ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया के नाम, वो किसने जीता था? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ठीक है, तो आज तक इंडिया ने सिर्फ 3 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 2025 में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। जो अंजू बॉबी जॉर्ज है, जैसे नीरज चोपड़ा है, ये काफी फेमस है, तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि इनका जो प्ले, जो फील्ड, वो क्या है? जेवलिन थ्रो है। ठीक है, तो कल को इन फ्यूचर एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज है, जो ये किस फील्ड से रिलेटेड है एथलेटिक के अंदर? तो ये है हाई जंप से, हाई जंप। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक, जो आपकी करंट अफेयर की बुक है उसके साथ में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो एग्जामिनर है वो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बैकवर्ड लिंक करके क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 5 स्टार मार्क कर ले इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया? पटना, बिहार के अंदर। ठीक है, जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर क्यों वहां पे एस्टेब्लिश किया गया? क्योंकि डॉल्फिन क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, इसके साथ ही देखो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब? 15 अगस्त 2020 को इनॉग्रेट किया गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जैसे हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एग्जामिनर पूछता है, सीईटी मेंस का सिलेबस भी है एनवायरमेंट, तो ये इस डेट में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ ही देखो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि डॉल्फिन किस आईयूसीएन कैटेगरी के अंदर आती है? एंडेंजर्ड। ठीक है, एनवायरमेंट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, ये सारी की सारी अलग अलग कैटेगरीज कौन सी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पे होगी? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो भी चीजें होती है ना, वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कहां पे होगी? सतलुज रिवर के अंदर। ठीक है, सतलुज रिवर आपको पता है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, यानी ये कहां पे होगी? हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगी फर्स्ट एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मिनिमम एज के बारे में पूछा उसने, जो इलेक्शन रूल्स में, क्योंकि अभी चीजें चेंज हुई है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो एज के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। तो मिनिमम एज जो सीनियर सिटीजन की है वो क्या करते हैं, पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं, तो उनकी एज कितनी है, 85 ईयर। ठीक है, 85 कर दिया मिनिमम एज। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज से क्वेश्चन। सबसे पहले जो वोटिंग की एज कितनी है इंडिया के अंदर, वोटिंग की एज है 18 साल। ठीक है, उसके बाद अगर आप पंचायत राज के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, तो आपको किस एज का होना जरूरी है, 21 साल का। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोकसभा का सदस्य होना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी है, 25 साल। आपकी एज इतनी होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का मेंबर होना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी जरूरी है। अगर आप प्रेसिडेंट का पद, यानी अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एज है 35 ईयर। अब आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज क्या है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज कहीं दे नहीं रखी, बट इसी से हमको ये होता है इनडायरेक्ट नॉलेज। देखो प्राइम मिनिस्टर होता है जो, वैसे आप कमेंट करें पर मैं अब आपको बता भी देता हूं, प्राइम मिनिस्टर दोनों सदन से आ सकता है, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। तो मिनिमम एज किसकी लागू होगी, ये लागू होगी, यानी मिनिमम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, 25 साल। ठीक है, तो यानी आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, बट आपको अब तक जॉब नहीं मिली है। ये इसीलिए नहीं मिली है क्योंकि आपकी स्टिक गाइडेंस नहीं थी, आपने उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया। बट अब स्टडीग्राम आपकी उस तरह से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हंगरी का प्रेसिडेंट किसने अपॉइंट किया गया है। जब आप HSSC के प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई किसी देश का प्रेसिडेंट पूछ लिया, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया। वो इसीलिए पूछा जाता है अवेयरनेस का। अगर इंडिया में चेंज हो रहे हैं सीएम, तो हो बाहर भी चेंज हो रहे हैं, तो वो इस टाइप में पैरेलल में पूछ लेता है। ठीक है, तो किन्हें बनाया गया है, तमस सुलियोक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन कर लेना, तमस सुलियोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहां पे इनॉग्रेट किया गया है, या कहां पे हुआ नेशनल हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर पे गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। आपने देखा भी होगा हरियाणा और इजराइल का मेमोरेंडम भी साइन है। इजराइल बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहा है हरियाणा में हॉर्टिकल्चर डेवलप करने के लिए, जिसके द्वारा हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टेब्लिश किए हैं। कितने, 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरियाणा के अंदर है अब इस बजट के बाद। ठीक है, तो कहां पे हुआ है, बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर को हम गार्डन सिटी भी बोलते हैं, IT सिटी, सिलिकॉन सिटी, ये तो आपने स्टैटिक में पढ़ाई होगा। तो बेंगलोर के अंदर ही क्यों एस्टेब्लिश किया गया, मतलब क्यों हुआ, क्योंकि बेंगलोर के अंदर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसीलिए, और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1967 में, यानी हरियाणा के बनने के जस्ट एक साल बाद। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई पहला प्राइज किसको मिला है, किसमें, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में। ये भी हरियाणा जीके से जुड़ा हुआ, हरियाणा करंट अफेयर से। तो किसको मिला है, यतीन भास्कर दुग्गल को, जो कि कहां से है, हरियाणा से है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफिशियली बिकम 97th मेंबर ऑफ द ISA। तो ये पनामा बनी है, बट देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि कंट्री दो टाइप की होती हैं, एक तो मेंबर होते हैं, एक सिग्नेटरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, हम ISA को देख लेते हैं। भाई ISA का गठन कब हुआ है, 30 नवंबर 2015 के अंदर प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में। लेकिन एग्जामिनर अगर ये पूछे कि भाई ये फाउंड कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस के अंदर। ठीक है, यानी हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है, लेकिन ये चीजें ये एस्टेब्लिश कब की गई थी, ये पेरिस में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अभी इसको हेड कौन कर रहे हैं, अजय माथुर। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कौन सी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी। ठीक है, जन औषधि दिवस कब हम मनाते हैं, तो हम अब मनाते हैं किसको, 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को हम जन औषधि दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग डे। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया, नो स्मोकिंग डे कब,
10 मार्च को। ठीक है, ये 9 या 10 को लाई करता, मैंने बताया कि ये डेट पे नहीं, ये डे पे लाई करता है, वीक के डे पे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट डाउन कर लें। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है और वो किस कंट्री की है? तो वो बनी है क्रिस्टिना पेजकोवा। ठीक है, और वो किस कंट्री की है? जेड रिपब्लिक की। ठीक है, यानी चेक रिपब्लिक बोलते हैं हम इसको, तो चेक रिपब्लिक की है। तो इससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर मिस वर्ल्ड भाई आज तक कौन कौन बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, तो पहली बार कौन? रैतिया फारिया। ठीक है, उसके बाद 1994 में, ठीक है, उसके बाद 1997 में, 1994 में कौन बनी है? ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है, देन 1997 में कौन? डियाना हाइडन। ठीक है, देन आते हैं 1999 में, कौन बनी है? यामता मुखी। देन 2000 में कौन? प्रियंका चोपड़ा। और फिर 2017 में हरियाणा से कौन? मानुषी चिल्लर। ठीक है, तो ये थी आज तक मिस वर्ल्ड जो हरियाणा, जो इंडिया से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आप ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड है वो किस कंट्री को मिला है? तो वो मिला है इंडिया को। ठीक है भाई, मीजल्स एंड रूबेला इस डायरेक्शन में, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई कंट्री ने स्टेप उठाया तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो सीआईएसएफ रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो सीआईएसएफ रेजिंग का मतलब है कि वो कब एस्टेब्लिश की गई थी, तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 मार्च को। ठीक है, तो सीआईएसएफ कब को? सीआईएसएफ 10 मार्च 1969। ठीक है, बीएसएफ का हमने देखा 1 दिसंबर कब? 19 हमने देखा था 65। एनएसजी का हमने देखा 16 अक्टूबर 1984। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जाता है, आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है जो 7 होती है उनमें से। ठीक, तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के करंट अफेयर हम अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसकी खास बात क्या है? क्योंकि ये रिलेवेंट है, रिलेवेंट, और आपको रिलेवेंट स्टडी करना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप बहुत करंट अफेयर है, डेली के भी नोट डाउन करेंगे तो आपके 2 से 3 पेज बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। रिलेवेंट पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।